नमस्कार मित्रों। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे शेल्डियन न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी के कुछ बेसिक रूल्स के साथ। और किसी भी अकल्ट फील्ड में कुछ भी करने से पहले बेसिक रूल है कि सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन किया जाए, उन पॉजिटिव एनर्जीज को नमन किया जाए, अपने गुरुदेव को नमन किया जाए। और उसी से शुरुआत करता हुआ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहला नमस्कार मेरे कुल गुरु को, दूसरा नमस्कार मेरे इष्ट देव को, तीसरा मेरे माता पिता को, चौथा मेरे पूर्वजों को, पांचवा हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसने मुझे ये सेशन करने में हेल्प करी। मेरा नमस्कार परमपिता परमात्मा को कि अपना आशीर्वाद लगातार मुझ पर बरसाते रहे। हे माँ प्रकृति, जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने व्यूअर्स के साथ बांटना चाहता हूँ, कृपया उसको सही तरीके से बांटने में मेरी मदद करें। जय माता दी। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर की थी और मैंने कहा था कि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में हम प्लैनेट्स को नंबर्स के साथ नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं और आप उससे और कुछ नई इंटरप्रिटेशन लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी छूट है। आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिए कि जो भी चार्ट में नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स के साथ अगर हम उनसे एसोसिएटेड प्लैनेट्स को जोड़कर देखें तो क्या असर पड़ने वाला है। आपको फोनेटिक्स से रिलेटेड मैंने कुछ कंटेंट दिया, उसके साथ साथ कुछ अल्फाबेट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं वो कंटेंट दिया, और उसके साथ साथ एक चीज हमने देखी कि हमने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के साथ प्लैनेट्स को कैसे देख सकते हैं ये भी आपको कंटेंट दिया। आज बारी आती है, आज नंबर आता है पहले इन कंटेंट्स की या इन चीजों की गहराई में उतर के उनको थोड़ा बारीकी से देखने का। अभी मैं कुछ ओवरव्यू दूंगा ताकि हम वापस अपने उसी कंटेंट को समझ पाएं और उसके बाद हम बाद में शुरू करेंगे शेल्डी न्यूमरोलॉजी। तो आइए समझते हैं कि नंबर्स के रिलेशनशिप प्लैनेट्स के साथ कैसे और क्या तरीका है जिससे हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कैसे जुड़ी हुई है। अभी ये कुछ मेरा किया हुआ नहीं है, ये मेरे गुरुओं का ज्ञान मुझ तक पहुंचा, और ये काफी पुरातन विद्या है जो कि लगातार हम लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू चीजें देख रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड रही है जब हम वैदिक की बात करते हैं। ठीक है, तो अब जो वैदिक से कनेक्टेड रही है तो वैदिक के कंटेंट को वैदिक के तरीके से ही समझना सबसे सही रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स की। अब जब हम रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो ये प्लैनेट्स हैं ये नंबर्स के साथ कैसे एसोसिएटेड हैं। तो जब हम नंबर्स की बात करें और बात कर रहे हैं कि ये प्लैनेट्स नंबर के साथ एसोसिएटेड हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले इन नंबर्स के साथ प्लैनेट्स, किस नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट आता है उसको देखें, और साथ साथ ये भी देखें कि किस प्लैनेट को, किस नंबर को क्या ओहदा दिया गया है प्लैनेट्स की सोलर कैबिनेट में। जी हाँ, सोलर कैबिनेट। ये सोलर कैबिनेट वो कैबिनेट है जहां पर सूर्यदेव राजा हैं और उनकी
कैबिनेट में हर एक प्लेनेट किसी न किसी स्थान पर विराजमान है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं सोलर प्लेनेट से पहले समझने के लिए कि किस नंबर को कौन सा प्लेनेट दर्शाता है। नंबर 1 सन है, नंबर 2 मून है, नंबर 3 जुपिटर है, नंबर 4 राहु है, नंबर 5 मरकरी है, नंबर 6 वीनस है, नंबर 7 केतु है, नंबर 8 लॉर्ड सैटर्न है, नंबर 9 मार्स है। इनके हिंदी नाम नंबर 1 यानी कि सूर्य, नंबर 2 यानी कि चंद्रमा, नंबर 3 यानी कि गुरुदेव बृहस्पति, नंबर 4 राहु, नंबर 5 बुध, नंबर 6 शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु हैं, और नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनिदेव, और नंबर 9 यानी कि मार्स यानी कि मंगल। जब हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो सूर्य देव को किंग की उपाधि दी गई है, राजा की उपाधि दी गई है। नंबर 2 को क्वीन की उपाधि दी गई है, यानी कि रानी की उपाधि दी गई है। लेकिन आप इससे का मतलब ये मत समझ लेना कि उनकी वाइफ है, ये वाइफ नहीं है। जस्ट समझने के लिए समझा रहा हूँ कि एक क्वीन की उपाधि दी गई है, रानी की उपाधि दी गई है। जुपिटर इनको उपाधि दी गई है, ये देवगुरु हैं और इनको उपाधि दी गई है प्राइम मिनिस्टर की। नंबर 4 राहु जो कि रेबल हैं, एक ऐसा गुंडा जो कहीं ना कहीं रॉबिन हुड की तरह भी बिहेव करता है। नंबर 5 बुध देव को उपाधि दी गई है राजकुमार की, प्रिंस की। नंबर 6 वीनस दैत्य गुरु, वो वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो याद रखना दैत्य गुरु जरूर हैं, लेकिन वो डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं। केतु सर्वेंट हैं, और लॉर्ड सैटर्न सर्वेंट वो भी हैं, लेकिन उनको जज की भी उपाधि दी गई है। 2 उपाधि है उनके पास। सर्वेंट क्योंकि जज राजा का तो सर्वेंट ही रहेगा ना। और नंबर 9 मार्स यानी कि मंगल देव, इनको सेनापति यानी कि कमांडर की उपाधि दी गई है। फर्दर ये हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये 2 गुटों की लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई है जो कि देवताओं और दैत्यों के बीच में हो रही है, और भुगतना पड़ता है हम लोगों को। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस धरती से ऊपर 7 लोग हैं, इस धरती से नीचे 7 लोग हैं, और जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, ये ब्रह्मांड अकेला ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे कई और भी ब्रह्मांड है। तो हमारे ब्रह्मांड में जो हम बात करते हैं, तो देवता और दैत्य, इन दोनों की लड़ाई है, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। और ये काफी अलग अलग तरीके से आता है, जिसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये 2 ग्रुप हैं, इन ग्रुप्स को समझते हैं। सबसे पहले देवताओं के ग्रुप को हम देखते हैं, तो यहाँ पर सन, मून, जुपिटर और मार्स हैं। मरकरी प्रिंस होने के नाते आते तो देवताओं में, लेकिन ये कॉमन है, ये भी याद रखिएगा। फिर दैत्य वीनस, राहु, केतु और लॉर्ड सैटर्न। अगेन यहाँ पर भी मरकरी अपना प्रेम पाते हैं, इनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। इस 2 ग्रुप को आपको समझ के चलना है। अगर किसी भी इंसान को समझना है, तो सिर्फ और सिर्फ शैल्य न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमें इस चीज को कंसंट्रेट करते हुए चलना है। जब हम प्लैनेट्स को पाइथागोरियन में इम्प्लांट कर रहे होंगे, हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स को इंड्यूस कर रहे होंगे, डाल रहे होंगे, तो इसके बेसिक रूल्स हमें पता होना चाहिए,
ताकि हम पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी को भी और नेक्स्ट लेवल से देखकर समझ पाएं कि क्या प्लैनेट्स भी इन नंबर्स के साथ हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इससे हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी। अब हम समझते हैं इन सब की रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ खास स्टोरीज को। देखिए, गुरुदेव जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव काफी उम्र दराज थे और उनकी बीवी थी तारा। तारा जो कि अच्छा, वैसे ये किंवदंतियां हैं, कुछ तो फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा है, कई चेंजेस भी आपको मिल सकते हैं, राइट। तो गुरु देव की बीवी जो कि तारा थी और उनका स्टूडेंट वो थे चंद्रदेव। अब चंद्रदेव को कहा जाता है ये मन के कारक हैं, ये चिंतन है, ये चिंता है। तो मन जो भी करता है वो मन से कर रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ सही नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ मूल्यों के साथ हमें जीना चाहिए, और उसी को बताने के लिए, उसी को दर्शाने के लिए स्टोरीज में कैसे चेंजेस आते हैं इनको हम आगे देखेंगे। तो गुरुदेव के पास पढ़ने के लिए चंद्रदेव आए, और जब वो पढ़ रहे थे उस दौरान उनकी नजर गुरुदेव की बीवी, उनकी धर्म पत्नी तारा पर गई, जिसे वो देखकर काफी मनमोहक रूप को देखकर उसके प्रति काफी आकर्षित हो गए। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि वो तारा को अपने प्रेम में या अपने प्रेम का इजहार करेंगे। उन्होंने तारा को बताया कि वो उनसे प्यार करते हैं, और चंद्रदेव की छवि बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, और काफी सुकून। आज की डेट में भी अगर आप परेशान हैं और आप चंद्रदेव को देख रहे हैं, कुछ देर बाद आपका मन भी शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही तारा को भी चंद्रमा से प्यार हो गया, और ये चंद्रदेव तारा को लेकर भाग गए और जगह जगह अलग अलग जगह रहे। इस दौरान जब वो गर्भवती हो गई, तो अब चंद्रदेव ने उनको जंगल में ही छोड़ दिया। ऐसे समय पर तारा, क्योंकि काफी नवयौवना थी, वो परेशान होने लग गई, उनको वो समझ नहीं थी अब मैं क्या करूं। तो वो वापस गुरुदेव बृहस्पति के पास आश्रम में आई। जब वो आश्रम पहुंची तो गुरुदेव ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनसे कहा कि आप चले जाइए। और एक नॉर्मल सा फंडा है, अगर आपकी वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट होकर आ रही है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और वो दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो तेज बारिश से बचने के लिए वो एक गुफा में एंटर कर जाती हैं। और जैसे ही वो उस गुफा में एंटर करती हैं तो उन्हें अंदर से कुछ रोशनी, कुछ पॉजिटिविटी नजर आती है। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ तो अच्छा है। फर्दर जब वो आगे जाती हैं तो पता लगता है ये गुफा में दैत्य गुरु वीनस विराजमान थे। उन्होंने अपनी शक्ति से सब जान लिया, और उन्होंने तारा से कहा कि आप चिंता मत करो, आप गुरु पत्नी हो, और मैं आपका साथ दूंगा, आप बिल्कुल बेचिंत होके मेरे यहाँ रह सकते हो। और पूरी श्रद्धा भाव से गुरु पत्नी को वीनस ने, यानी कि शुक्राचार्य ने, अपने यहाँ स्थान दिया, सेवा की, पूरा ख्याल रखा। और कालांतर में कहते हैं कि उस समय जब बुद्ध पैदा हुए तो बुद्ध को ये भी नहीं पता था कि वो पुत्र किसके हैं। लेकिन वो पैदा हुए दैत्यों के यहाँ। उनकी माँ तारा ने उनका काफी अच्छे से ख्याल रखा और दैत्यों के प्रिय भी हो गए, क्योंकि बहुत प्यारे से थे। दैत्यों में तो अब ऑब्वियसली दैत्य है तो उनके बच्चों के रूप भी वैसे ही होंगे। लेकिन बुद्ध, जो कि चंद्रदेव की कांति लिए हुए थे, जो कि बहुत प्यारे थे, और खुद बृहस्पति जी के क्या कहते हैं पॉजिटिविटी के साथ जो तारा इतने समय तक रही, वो उनके पुत्र थे।
तो तारा भी सुंदर, चंद्रमा भी सुंदर, तो बुध की भी छटा बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ऐसे में जब सबके प्रिय हो गए दानवों के, तो इस बात का पता लगा देवताओं को, और देवताओं ने बृहस्पति जी से बात करी कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, संतान तो ये देवताओं की है, और आप इसको दानवों के बीच में नहीं रहने दे सकते, तो कृपया तारा को एक्सेप्ट कीजिए। और कहते हैं जब प्रेशर बना, उन्होंने अपने आप को समझने की कोशिश की, और सब कुछ करते हुए बृहस्पति जी ने तारा जी को माफ कर दिया, और माफ करने के बाद इन दोनों को अपने ही आश्रम में वापस एक्सेप्ट करते हुए ले लिया। लेकिन क्योंकि बुध बड़े हो रहे थे दानवों के बीच में, और बृहस्पति जी का आशीर्वाद उनके साथ, शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद उनके साथ लगातार बना रहा, तो वो उनके भी प्रिय थे, और इसी कारण वो देवताओं और दैत्यों दोनों में प्रिय रहे। तो अब ये स्टोरी हमें बताती क्या है? स्टोरी हमें बताती है कि बृहस्पति यानी कि 3 नंबर, चंद्रमा यानी कि 2 नंबर, बुध यानी कि 5 नंबर। ठीक है। अगेन, जुपिटर नंबर 3, वीनस नंबर 6, मून नंबर 2, एंड मर्करी नंबर 5। और जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, क्योंकि ये स्टोरी अबाउट रिलेशनशिप है, तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो हम जब भी 2 नंबर का, जो आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, आपके अलग अलग स्थान पर आ रहे हैं, तो उनकी रिलेशनशिप को आप समझेंगे कैसे? अब नॉर्मली सब लोगों ने कहा कि नंबर 5 जो कि बीच का नंबर है और सबका प्रिय है। अब सबका प्रिय है तो उसे तो कोई दुख ही नहीं है, और वो हर नंबर के साथ कंपेटिबल है। अक्सर यही चीज सुनने को मिलती है कि वो सबके साथ कंपेटिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं फर्दर इसको। अब जब एक्सेप्ट कर लिया गया, तो चंद्रमा के बारे में और तारा के बारे में पूरी स्टोरी जो बिहाइंड द सीन चल रही थी, वो स्टोरी पता लगी मरकरी को। तो मरकरी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि चंद्रमा ने उनकी मदर को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। और जब ये केस हुआ, तो बुध चंद्रमा से प्यार नहीं करते, वो उनके विरोध में हैं। अब सर्कमस्टेंसेस हमेशा सेम नहीं रहते, तो कुछ कुछ चीजें अलग अलग होंगी, बट अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि मून की और मरकरी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। मून की और मरकरी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। मून मरकरी को प्यार करते हैं, वेयर एज मरकरी मून को प्यार नहीं करते हैं। मरकरी के लिए मून वो नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। प्यार के योग्य नहीं है, या कह लो कि इज्जत के योग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सीन क्या आता है कि उनकी मदर को प्रेग्नेंट करके चंद्रदेव चले गए थे। अब चंद्रदेव को तो इतना पता है ना कि भाई मेरी संतान है, तो उनको किसी तरीके का कोई मलाल नहीं है। अब रिलेशनशिप बिटवीन जुपिटर एंड मरकरी, तो जब हम जुपिटर और मरकरी की रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जुपिटर ने मरकरी यानी कि नंबर 3 ने नंबर 5 को एक्सेप्ट किया एज हिज सन। लेकिन क्योंकि वो उनकी संतान नहीं है, इसलिए हमेशा जुपिटर मरकरी के साथ अनकंफर्टेबल है। एंटी नहीं है, लेकिन
अनकंफर्टेबल हैं। तो ये जो अनकंफर्टेबल है, इस रिलेशनशिप को आपको समझना पड़ेगा जब भी आप इंटरप्रेट कर रहे हैं उन नंबर्स को आपस में। तीसरी चीज कि मरकरी जुपिटर के लिए इज्जत का भाव रखते हैं, राइट। अब इसको हम फर्दर अगर समझे, चंद्रमा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी बहुत प्रेमिकाएं हैं, सब कुछ है। ये नेचर कहीं ना कहीं बुद्ध में भी आ जाता है। लेकिन क्योंकि बुद्ध लगातार ज्ञान पा रहे थे वीनस से, और बाद में उन्होंने बृहस्पति से भी ज्ञान पाया, तो कहा जाता है कि काफी काफी ज्ञानवान हुए बुद्ध, और बहुत कुछ किया खैर उन्होंने। लेकिन अभी हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहा है कि नंबर 5 सब नंबर के साथ जाता है, ऐसा नहीं है। नंबर 5 जब 2 के साथ होता है तो कैश से रिलेटेड, स्कैम से रिलेटेड बदनामियां देता है, राइट। इसी तरीके से जब वो 3 के साथ है, यानी कि बृहस्पति के साथ है, तो ऐसे समय में बहुत हद तक चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। तो कहने को तो सबने कह दिया भाई ये तो बड़ा अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया है, 5 नंबर तो सबके साथ जाएगा, कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको इन चीजों को कंसंट्रेट करके चलना। फर्दर हम आगे देखते हैं कि जब योगेश अभी सर बीच एक में मत मिनट डिस्टर्ब करना, हम बाद में करेंगे जो भी बात करनी है, ठीक ठीक है। है सर। ओके। तो जब हमने देखा कि ये बुद्ध जो थे ये रहने लग गए देवताओं के बीच में, उस समय वीनस के दिमाग में एक चीज आई कि बुद्ध का सहारा लेके वीनस यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य एंट्री ले सकते हैं राजघराने में। उस जगह स्वर्ग में आना जाना उनका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध के तो मतलब प्राणदाता है ना वीनस शुक्राचार्य। तो ऐसे में क्या हुआ कि शुक्राचार्य ने एक खेल खेला। अब वो खेल क्या था, उन्होंने ये देखा कि शनिदेव जो कि सूर्य पुत्र हैं, वो दंडाधिकारी हैं, वो जज हैं, वो अपना कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि कौन कैसे कर्म कर रहा है, वो भैया बिजी हो गए। तो सूर्यदेव अकेले, और सूर्यदेव वैसे भी उनको इतना कोई खास चाहते भी नहीं थे। ऑल्दो उन्होंने अपना प्यार दिया, उनको बना लिया भाई गद्दी पे, वो अलग अलग स्टोरी है, अलग चीजें हैं, बट उनको खाली हो गए। यमराज वो अपने काम पे निकल गए, तो अब राजकुमार कौन बने। तो ऐसे में शुक्राचार्य ने सूर्यदेव को और जो सोलर कैबिनेट है उसके बीच में ये बात रखी कि क्यों ना मरकरी को राजकुमार बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये हैं तो गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र, तो ज्ञानवान भी हैं, ज्ञान इनके पास अथाह है। तो जब हम इनको राजकुमार बना देंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा देख के कहीं ना कहीं बृहस्पति को भी लगा कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मेरा नाम होगा, तो राजकुमार बनाने में उन्होंने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, और सबकी राजी खुशी से उनको राजकुमार बना दिया गया। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, अगर किसी राज्य में राजकुमार नहीं होता तो राजा के पास उस गद्दी का अधिकारी सेनापति हो जाता है। तो जब सेनापति अधिकारी हो जाता है और यहाँ पर नहीं हुआ, तो इनको लगा कि अपना तो उसके बाद जो अ, सेनापति थे हमारे मार्स थे, इनको अच्छा नहीं लगा कि बुद्ध राजकुमार बन गया, क्योंकि गद्दी चली गई इनके हाथ से। लेकिन क्योंकि अब वो राजकुमार हैं तो वो कुछ कह नहीं पाए।
लेकिन वो हमेशा इस मौके की फिराक में रहे, या उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी मिलने वाली गद्दी किसी और को मिल गई, तो ऑब्वियसली वो उनके एंटी हैं। तो 5 और 9, अगेन बोल रहा हूँ, 5 और 9 ये आपस में एंटी हैं। कैसे एंटी हैं? 5 नंबर को पता भी नहीं कि 9 नंबर मुझे अच्छा नहीं समझता या मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके लिए तो 5 के लिए तो 9 के दिल में कुछ नहीं है, उसके लिए तो 9 अच्छा है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 के लिए 5 अच्छा नहीं है। जो दोस्त ये हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं कि 5 न्यूट्रल है, और बृहस्पति के बेटा है, और ये सब चीज तो बहुत बढ़िया चीज है भाई। लेकिन जब हम फर्दर इसकी गहराई में जाते हैं तो हमने देखा 5 2 को पसंद नहीं करता, लेकिन 2 5 को बहुत पसंद करता है। 5 3 को इज्जत देता है, इज्जत देता है, लेकिन 3 5 के साथ अनकंफर्टेबल है। और 5 और 9 की जब रिलेशनशिप देखते हैं तो यहाँ पर 5 के लिए 9 के लिए कोई भाव बुरा नहीं है। वो तो जानता है भाई ये तो मेरा सेनापति है, लेकिन सेनापति के दिल में 5 के लिए कोई अच्छा भाव नहीं है। तो 9 5 कॉम्बिनेशन ऑपरेशंस करवाता है, क्योंकि मंगल देव सेनापति हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे वो, अगर 5 के साथ हैं तो। ये कुछ चीजें रही सिर्फ और सिर्फ 5 को समझने की। अब हम 5 को फर्दर और समझते हैं। 5 नंबर 1 के साथ बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी, चलो जी बहुत अच्छा है, मान गए। लेकिन एक राजा, जहां सब कुछ एथिकली चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा है, और उसने ऐसे प्रिंस को एक्सेप्ट कर लिया जो कि जिसके साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है, यानी कि अच्छों में अच्छा बुरों में बुरा। लेकिन 5 नंबर क्योंकि दैत्यों में रहा है, तो कुछ दैत्यों की प्रवृत्ति भी है उसमें। फिर चंद्रमा का बेटा होने के कारण चंद्रमा वाली चीजें भी उसमें है। तो जब 1 और 5 एक साथ होते हैं तो उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे हमने देखा अक्सर, हम गुरुजनों के सीखते हुए भी आए हैं कि अगर कोई 15 बॉर्न है तो उसकी मैरिटल लाइफ या मैरिटल ब्लिस कोई खास नहीं होता। ऐसे ही अगर किसी का नेम नंबर 51 पर आ गया तो वहां पर भी मैरिटल ब्लिस नहीं रहता है। तो 1 और 5 आपस में कोई खास कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो बाप बेटा साथ बैठ के कोई बोतल तो खोलने से रहे। और इसी तरीके से 5 जो है एक के नीचे दब जाता है, और जो उसकी अय्याशी या जो उसको जीवन जीने का तरीका पसंद है वो जी नहीं पाता है। इसी तरीके से 1 नंबर 5 के साथ क्योंकि बेटा है तो वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल ही रहता है। तो ये 5 जो हमेशा एक ही चीज कथन एक कहा जाता है कि 5 न्यूट्रल है, सबके साथ अच्छा रहता है या सबके साथ ठीक है, तो ऐसा नहीं है। प्लस एक चीज और दोबारा बता दूं कि 2 के लिए भी यही कहा जाता है कि 2 का कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो 5 2 में कुछ अच्छा भी नहीं है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी हमने सिर्फ 5 की ही स्टोरी को समझा है, और अभी हम इसको और फर्दर समझते हैं कि ये तो हो गया, वीनस ने देवगुरु की वाइफ को हेल्प की और मरकरी आया इस दुनिया में। अब हम देखते हैं मरकरी की मून के साथ हो गई, मरकरी की जुपिटर के साथ हो गई, मरकरी की दैत्यस के साथ हो गई, और मरकरी की मार्स के साथ हो गई। ये सब रिलेशनशिप्स हमने समझी इस स्टोरी के अनुसार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने जो रिलेशनशिप समझनी है वो समझनी है सूर्यदेव और शनिदेव की। अब नॉर्मली आपको पता होगा सबको, क्योंकि ये काफी फेमस स्टोरी रही और टीवी वगैरह पे भी अक्सर आई। तो जब सूर्यदेव का तेज बहुत शार्प है,
तो उनकी भार्या का तेज भी बहुत शार्प होना चाहिए। वो इतनी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सूर्यदेव के तेज को झेल ले। अब सूर्यदेव की पत्नी, जो कि संध्या थी, और उनके पिता ने उन्हें कुछ जड़ी बूटियों से सुसज्जित करके, पावर देके, और तपस्या करने के बाद उनको सूर्यदेव पति मिले, और उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनके बच्चे हुए, जो कि यमदेव, यामिनी यानी कि यमुना जी, है ना। तो ये सब चल रहा था। धीरे 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 करते हुए उनका तेज कम होने लग गया। इससे संध्या जब भी सूर्यदेव के पास जाती तो वो जलने लग जाती। जब वो ऐसा सब होने लग गया तो सूर्यदेव से छुप कर उन्होंने, संध्या जी ने अपने पिता की मदद से एक ऐसी छाया, जो कि सेम उनके जैसी हो, उनकी परछाई, वो अपने से शरीर से अलग कर दी। और छाया से कहा कि तुम मेरी जगह यहाँ पर रहना। सूर्यदेव को पता नहीं लगना चाहिए कि अब मेरा तेज उनके बराबर नहीं रहा है, और इस दौरान मैं तपस्या करके जब वापस आऊंगी तो मैं अपना स्थान फिर से ग्रहण कर लूंगी। और छाया को हिदायत दी गई कि वो सूर्यदेव के पास ना जाए। अब छाया तो छाया ठहरी। छाया को किस चीज की परेशानी? सूर्यदेव होने तो जितने भी थे, जो छाया को तो जलना ही नहीं। जब संध्या चली गई तो छाया अपने नॉर्मल बच्चों को संभालने में काम कर रही थी। इस दौरान बार बार सूर्यदेव उनके पास आए और वो अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि उन्होंने वहां पर वादा किया था कि वो उनके पास नहीं जाएंगी। संध्या को वादा करा था छाया ने। तो छाया के इस नेचर से सूर्यदेव लगातार परेशान हो रहे थे। एट द एंड छाया को अब ये भी नहीं बताना था कि वो छाया है, संध्या नहीं है। तो एट द एंड शी सरेंडर्ड। और उसके बाद जब उनकी संतान हुई तो वो संतान थी शनिदेव। क्योंकि छाया भी जब डार्क है ना, वो तो आपकी परछाई है। तो उनकी संतान तो और भी डार्क। तो देखते ही सूर्यदेव नाराज होगा कि ये मेरी संतान हो ही नहीं सकता, ये तो दैत्यों की तरह लग रहा है, ये देवता तो है ही नहीं। राइट, तो देवता तो सुंदर स्वरूप बहुत अच्छा। तो उस समय वहां पर ऑर्डर दिया गया उनको कि भैया तो इस संतान को त्याग दे, मार दे, जो मर्जी कर, तुझ पे है। तो छाया ने शनिदेव को एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया। तो अपने सारे काम करती थी, और एक्स समय पर, जो भी शाम का समय होता था, वो जाती थी और अपने बच्चे का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीतने लग गया, और शनिदेव जो थे वो बड़े हो रहे थे, और वो वहां पर जो हमेशा कहा जाता है कि कौवा उनका साथी था, और ये सब चीजें। तो जब ये बड़े हो रहे थे तो इनकी शक्ति, इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, और दैत्यों को पता लगा, देवताओं को पता लगा कि ये एक ऐसी रचना रची है भगवान ने कि आने वाले समय पर ये एक सुप्रीम पावर होगी। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इनको मार दें। तो जब दैत्य उनको मारने के लिए आए तो शनिदेव ने दैत्यों का दमन तो किया, लेकिन कहते हैं उस समय एक तीर उनके टांग में लग गया, जिसके कारण वो लंगड़ा कर चलते थे। शनिदेव और सूर्यदेव दोनों में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी ऊर्जा इतनी थी कि सब तक बात पहुंच गई। और जब संध्या वापस आई तो संध्या ने नाराज होकर छाया को खत्म कर दिया। राइट। लेकिन शनिदेव और सूर्यदेव में दूरियां बनी रही, जो कि बाद में जब सोलर कैबिनेट बनी तो वो वापस वहां पर आए। अब इसमें क्या चीज समझेंगे आप कि ऑल्दो ऑल्दो सूर्यदेव नाराज थे, सब कुछ थे, लेकिन अपनी सोलर कैबिनेट में स्थान दिया। उनको प्यार नहीं करते तो एज ए सर्वेंट उनको, या दास की तरह उनको माना, लेकिन उनको स्थान दिया।
और जज जो कि खुद परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से वो बने ही थे, तो उनको अपना अधिकार मिला, उनको दंडाधिकारी बनाया गया, ये सब चीजें हुई। अब जब भी 1 और 8, जैसे जब शनिदेव बच्चे थे, तो सूर्यदेव पे सिर्फ एक तिरछी नजर डालने से ही उनपे ग्रहण लग गया था, वो जलने लग गए थे, वो खुद खराब होने लग गए थे, उनकी रोशनी तेज खत्म होने लग गया था। तो शनि देव अपनी माता को बहुत प्यार करते थे, छाया को। तो आज की डेट में भी जब भी आप 8 नंबर वाले किसी को देखोगे, तो आप देखना उसका मदरली फिगर्स के साथ प्रेम रहता ही रहता है। 8 नंबर वाले कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक एक टाइम पर, एक टाइम पर, हर समय नहीं, एक टाइम पर। तो ये चीजें रहती हैं। प्लस 8 नंबर, क्योंकि उनको सूर्य देव की तरह पावर चाहिए थी, अंधेरे में पले, तो 8 नंबर पावर हंग्री है। राइट। 8 नंबर पावर हंग्री है, और पावर के लिए भागता भी है, इमोशनल है, तभी तो वो, उसके दिल को वो बात चुभी हो, तभी वो भाग भी रहे हैं। तो 8 नंबर वाले लगातार मेहनत करते हैं। अगर वो सिर्फ सिर्फ डिसिप्लिन लाइफ जी ले, उनकी आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कि शनिदेव यही तो कहते हैं। तो जब हम सूर्य देव और शनिदेव की रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो हमेशा ये रिलेशनशिप एंटी ही रही है। लेकिन कुछ ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि सूर्य देव ने शनि देव को कुछ दिया, स्थान दिया ना, तो कुछ दिया, लेकिन शनि देव ने उन्हें कुछ नहीं दिया। दैट मीन्स कि 1 नंबर वाले से 8 नंबर वाले की अगर शादी भी हो जाए, तो 8 नंबर वाले को 1 नंबर वाले से मिलेगा, 1 नंबर वाले को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि नंबर्स में जब भी आप आगे जाएंगे, आगे आप कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये अट्रैक्शन बड़ा जबरदस्त बना रहता है, और खिंचते भी हैं एक दूसरे की तरफ। राइट। तो 1 और 8 की रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखना कि शनिदेव को 1 नंबर से मिलेगा, सूर्यदेव से मिलेगा, पर शनिदेव ने कुछ दिया नहीं है। इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी में जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के दौरान अलग अलग चीजें मिल रही थी। देवताओं ने पहले से ही गेम खेल रखा था। वासुकी नाग की पूंछ खुद पकड़ ली, और मुंह दानवों को पकड़ा दिया, बहुत कुछ हो रहा था। तो इस दौरान जब अलग अलग चीजें निकल रही थी, और बड़ी स्मार्टली गेम प्ले करते हुए चीजें देवताओं ने ले ली, और लेनी बनती भी थी, क्योंकि देवता है क्या, देवता है एक आपका अच्छा भाव। दानव क्या है, आपका बुरा भाव। तो जब अच्छे भाव को अच्छी चीजें मिलेंगी, तो उसका सही इस्तेमाल करेगा। दानवों के पास अगर बुरी चीजें, अच्छी चीजें जाएंगी, तो उसका भी, वो पावर का भी बुरा इस्तेमाल करेंगे। तो जो अमृत मंथन या समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, उस समय देवताओं और दानवों में झगड़ा हो गया। अब कहानी ये थी, झगड़े के बीच में अमृत सारा बिखर जाएगा, तो किसी के काम नहीं आएगा। इस समय विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने दानवों को छला। कैसे? कि दानव है कौन? आपके अंदर का या मेरे अंदर का लस्ट, वासना, ऐसी कामनाएं जो हमें, हमारे समझ को खराब कर देती। तो जब छला, तो वो सब भाग रहे थे मोहिनी के पीछे। उस समय मोहिनी ने इशारा किया कि सब लाइन में लग जाओ, और दानव एक तरफ, देवता एक तरफ लाइन में लग गए। और मोहिनी ने स्टार्ट किया पहले देवताओं को देना। इस दौरान दानवों में बैठा एक बहुत ही समझदार दानव, जिसका नाम था स्वर भानु। स्वर भानु ने देखा कि ये तो यहीं पर सारा अमृत बट जाएगा, और हमें तो मिलेगा नहीं। तो स्वर भानु ने जाकर देवताओं की श्रृंखला में स्थान ले लिया। अब स्वर भानु जो था, वो सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गया। जिस समय मोहिनी अवतार में विष्णु जी अमृत दे रहे थे,
उस समय चंद्रदेव और सूर्यदेव ने इशारा किया कि ये तो दानव है। लेकिन तब तक 2 बूंद अमृत की उस स्वर भानु के मुंह में जा चुकी थी। वो पी चुका था, यानी कि अमृत पान करके वो अमर तो हो चुका था। जब वो अमर हो चुका था तो मरना तो था नहीं, लेकिन दानव था तो छोड़ना भी नहीं था। ये देखते के साथ ही कि दानव होकर यहाँ पर आकर इसने ये पी लिया है, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु की गर्दन काट दी। इतनी तेज हाहाकार हुआ, अंधेरा हो गया सब तरफ, और वो गर्दन उड़कर आकाश को चली गई और धरती को। आकाश में जब गई तो उस गर्दन को संभालने वाली इनकी मदर थी, स्वर भानु की। वो थी सिंहिका। नाम याद रखना, सिंहिका। और धड़ जो नीचे गिरा, वो 2 स्टोरी आती है। एक के नीचे एक तपस्विनी थी जिनका नाम मिनी था, और वो भोले बाबा की तपस्या कर रही थी बेटे के लिए, और उनकी गोद में जाकर ये धड़ गिरा। तो उन्होंने उसको संभाला और कहा कि भोले बाबा, बेटा मांगा था आपने तो बिना सिर के बेटा दे दिया। तो उन्होंने कहा तूने बेटा ही तो मांगा था, बेटा दे दिया मैंने। तो वो जो नीचे का हिस्सा था वो केतु कहलाया, और जो सर था वो राहु कहलाया। राहु दानवों के पास, सिंहिका के पास पला, और ये जो नीचे का हिस्सा था ये केतु, ये मिनी के पास पला। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है, या कुछ गुरुजनों ने ये भी बताया, कि जो निचला हिस्सा था वो अपना हनुमान जी की मदर के पास पहुंचा था, उनकी उनकी गोद में आके गिरा था। तो उन्होंने पाला, जिसके चलते हुए 7 और 9 इन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी है, और इनका नेचर कम से कम काफी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहता है। राइट, तो ये 2 स्टोरीज हैं। तो जब राहु की हमने बात की, तो राहु को सिर्फ खाने खाने को मिला, उड़ाने को मिला, ऐश करने को मिला, बट उसकी गर्दन के नीचे कुछ नहीं है। जब गर्दन के नीचे कुछ नहीं है तो वो सब गिर जाता है, वो जो भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। लेकिन केतु को जब पल रहा था तो तपस्या करने को मिली, साधना करने को मिली। तो जीवन में 7 नंबर वालों को कुछ भी इजीली नहीं मिलता, कुछ देकर ही मिलता है, कुछ मेहनत करके मिलता है। उन्होंने अपना समय, अपना जीवन देकर ज्ञान अर्जित किया। अब जब केतु परेशान थे, चलो वो स्टोरी पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये बता दूं सन एंड मून के साथ क्या सीन रहा। तो सन एंड मून ने, दोनों ने, सूर्य और चंद्र ने उनकी शिकायत की थी विष्णु जी से, जिसके चलते हुए सूर्य देव को और चंद्र देव को हमेशा ग्रहण लगता है। ग्रहण किसके साथ लग रहा है? राहु के साथ, केतु के साथ। राइट, तो ये कहानी यहाँ इनके ग्रहण वाली जो है, आपको सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या समझ में आना चाहिए? कि एक के साथ 4 या एक के साथ 7 ये ग्रहण योग बना रहे हैं। बट ये ग्रहण योग किस चीज में बना रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ 2 के साथ 4 या 2 के साथ 7 ये भी ग्रहण योग बना रहे हैं। अब मजे की बात, हमने सुना कि 2 के साथ 7 बहुत अच्छा जाता है, और 1 के साथ 7 बहुत अच्छा जाता है। वो क्यों जाता है उसको हम बाद में देखेंगे। 1 के साथ 4 कई मायनों में अच्छा होता है, वो कहाँ होता है वो भी हम देखेंगे। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाला, कुछ नहीं, इंतजार कीजिए एंड तक का। ठीक है। अब क्योंकि अगर मेरा रिदम टूट गया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। राइट, हैंड डाउन कर लीजिए। तो फिर क्या हुआ? कहाँ थे हम? केतु जी की बात कर रहा था मैं। अब जब केतु ने अपनी माँ से पूछा कि बिना सर के मैं किस काम का, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा जीवन तो बेकार है। तो ये देखकर उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर इस हाल में मेरे पास अगर भेजा गया है, तो स्वयं भोले बाबा ने, मैंने उनसे मांगा था, उन्होंने आपको दे दिया। जब दे दिया तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं भोले बाबा ही देंगे। देखिए, कहा जाता है उस समय
केतु ने खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी, और जब तपस्या की तो भोले बाबा प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए और कहा, बोलो क्या चाहते हो। तो केतु जी ने कहा, इस दुनिया में मेरा आने का इस हालत में मतलब क्या है, मुझे समझाओ। तो ये कहते हुए भोले बाबा से उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तो उस समय में महादेव ने उन्हें कहा, आप अपने ही अंदर झांक कर देखो और आपको सब दिखाई देगा। तो जब केतु ने अपने अंदर झांका तो सारा ब्रह्मांड उनको अपने ही भीतर पाया, सब दिखाई दे गया, हर चीज मिली उनको, सब दिखाई दिया, अरे ये भी मेरे अंदर, ये भी मेरे अंदर, ये भी मेरे अंदर। सनातन धर्म में हमेशा से कहा गया है अहम ब्रह्मस्मि, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही ब्रह्मा हूं और बात खत्म। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यही संसार की जो भी संरचना हुई है वही है। तो जो किसी भी कण में है वही मुझ में है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये मेन मोटिव है समझने का। तो इसी तरीके से हमेशा कहा जाता है कि 7 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, रिसर्च। वो अपने अंदर देख रहा है ना, कि तू भोले बाबा का ऑर्डर है ना कि भाई अपने अंदर देख। उनके जो भी तपस्या का फल मिला क्या, अपने अंदर देख, अपने अंदर खोज। तो 7 नंबर वालों को हमेशा अपने अंदर भी देखना है। उनकी जिज्ञासा क्या है, इस दुनिया में क्यों आया, क्या मतलब है, किस लिए मैं आया हूं इस रूप में। देखो पहले का जो स्वर भानु वाला सीन था वो तो खत्म हो गया ना, तो इस रूप में किस लिए आया। तो ये जो उनकी क्वेरी थी ना, तो वही 7 नंबर वाले करते हैं हमेशा, रिसर्च 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 एनालिसिस। क्या रीजन है, कैसे है, क्यों है, मन की शांति कैसे मिलेगी, क्यों कर रहे हैं सब, परेशान हुआ ना। तो उनको शांत किसने किया, भोले बाबा ने किया। कैसे किया, अपने अंदर देखो। तो अपने अंदर कौन है, दैट मीन्स ही इज टेलिंग हिम टू डू मेडिटेशन। आप अगर 7 नंबर से बिलोंग करते हैं, आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस स्टोरी को अगर समझेंगे तो जब जब नंबर्स के साथ इसको के आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी, आपको बहुत फायदा समझ में आएंगे। ठीक है। अब जिस तरीके से गणपति जी का शीश कटा था और भोले बाबा ने एक हाथी के बच्चे का शीश उनके सिर पे रख दिया था, तो एक ऐसा रेमेडी आप लोगों को मिल गई कि जब केतु है किसी के पास और वो इंसान परेशान है, तो उसको हम गणपति जी की पूजा के लिए भेजते हैं। प्लस जिस तरीके से गणपति जी ने वहां पर उस शीश को एक्सेप्ट किया था, केतु के साथ भी जो उनसा नंबर होता है, केतु उस नंबर को एक्सेप्ट करके उसके साथ साथ चलता है। अब जब हमने यहाँ पर बात करी थी कि 1 7 ग्रहण लगाता है, तो जो 1 7 का योग है वो 2 ग्रहण लगाता है। एक तो अक्सर देखा गया है कि रिलेशनशिप इशू पैदा कर देता है, रिश्ते नहीं बनने देता। क्यों, अकेला रहो, रिसर्च करो, ध्यान करो, भाव में रहो, ये सब चीजें हैं। लेकिन केतु कैंची भी है, केतु झंडा भी है। झंडे को क्या चाहिए, डंडा, तभी तो लहराएगा, और डंडा को ना 1 नंबर। तो ये स्पिरिचुअलिटी में अच्छे उसमें जाने के लिए 1 7 कॉम्बी बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, 1 7 कॉम्बी क्या करवा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊंचाइयां दिलवा रहा है। 2 7, टू क्या है, चंद्रदेव। जब 2 7 का कॉम्बी होगा तो क्या करवा रहा है अब, 7 का तो रीजन तरीका ये है कि रिलेशनशिप तो खराब करनी ही करनी है अपने। कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन दो मन है। जहाँ केतु मेडिटेशन करता है, अकेला रहता है, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है और ऊंचाइयों को छूता है और बहुत अच्छा जाता है। वहीं अगर चंद्रमा यानी कि 2 नंबर, चंद्रमा क्या काम है, चलता रहा 28 दिन अलग अलग जगह घूमता है अगला बंदा, उसकी साइज अलग होता है, सब कुछ होता है।
अगर वो रुक गया तो वो परेशान हो जाता है। तो दोनों ही मन के कारक है। अब समझो, इमेजिन करो आंख बंद करके कि ये रहा केतु, केतु के सिर के ऊपर आपने चंद्रमा रख दिया, तो केतु कैसे सोच रहा है? उस चंद्रमा के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये विचलित हो जाता है। लेकिन दोनों जब एक साथ होते हैं तो ये मेडिटेशन में ऊंचाइयों को छूते हैं। क्योंकि अगर मेडिटेशन करी 2 and 7 कॉम्बी वाले ने, तो उसकी इंट्यूशन, 2 नंबर के पास इंट्यूशन तो पहले से ही है, 7 के पास इंट्यूशन पहले से ही है, लेकिन जब दोनों ने मिल के इंट्यूशन करी तो बहुत अच्छे जाएंगे। इसी तरीके से 1 और 7 की जब हम बात करते हैं, 1 और 7, 1 तो देखो राजा है, तो फाइनेंशियली भी अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब अगर 1 7 को सपोर्ट कोई ऐसी मिल जाए कि इन चीजों से बाहर निकल पाए, तो वो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। लेकिन रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी 7 नंबर की बहुत रेयर होती है। वो शादी में भी रहकर अकेले हो सकते हैं। तो ये केतु और इसका सन के साथ, मून के साथ रिलेशनशिप का थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि, ये मैं कुछ मिसकंसेप्शंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए, जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, जब आप उस कंटेंट को पढ़ें या कुछ डेट ऑफ बर्थ को देखें तो आपको कुछ चीजें समझ में आए। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, आपको मैंने पाइथागोरस सिखा दी। ठीक। अब अगर पाइथागोरस में जो नंबर्स हैं उनको आप प्लैनेट्स के साथ जोड़ेंगे, प्लैनेट्स के साथ जोड़ के रीड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। राइट। तो इसलिए मैं ये सब आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। आगे जब हम पढ़ेंगे इसको, हम फिर से और अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो जब एक चीज कही जाती है अक्सर कि राहु और केतु एक साथ हो जाते हैं तो सर और धड़ मिल गया तो पूरा हो गया। तो याद रखना, राहु केतु जब एक साथ हो गए तो राहु अपनी अय्याशी नहीं कर पाएगा, केतु अपनी मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। और दोनों क्या बन गए? स्वरभानु, दानव। और 4 7 कॉम्बी में अक्सर देखा गया है कि चाइल्डलेसनेस आती है। समझे? क्योंकि यहाँ तो वो चाहे साथ मिल जाए चाहे कुछ हो जाए, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है 4 7 में। और ये बहुत जगह मिला है मुझे, बहुत जगह मिला है। नंबर्स कहाँ प्लेसमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग मायने बदल जाते हैं, बट ये कॉम्बी ऐसे ही वर्क करता है। राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे थे स्वर भानु की, तो ये सब चीजें मैंने लिखा आपको, जो मैंने अभी अभी सारी स्टोरी बताई। तो यहाँ तक तो ये कहानी हुई। अभी मैं आपको कुछ चीजें और शेयर कर दूं क्या भला? स्वर भानु की मदर, जो कि सिंहिका थी, और सिंहिका जो थी वो भक्त प्रहलाद की बहन थी। और ये वही थी जिनका मर्दन खुद अपने हनुमान जी ने किया था। हुआ क्या था कि ये छाया पकड़ लेती थी और ये सब करती थी, तो इसके चलते हनुमान जी ने इनका वध किया था। तो स्वरभानु कोई ऐसा वैसा दानव नहीं था, ये काफी पावरफुल था, जो कि हिरण्यकश्यप के वंश में आया, है ना, उसी के आगे बच्चे बच्चे हो रहे हैं, वही सब है ना। और फिर उस खानदान से भक्त प्रहलाद बिलोंग करते थे। तो चाहे दानव भी थे तो एनर्जीज तो है ना ऐसी पॉजिटिव, जो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। अब एक कदम हम आगे बढ़ के कुछ नंबर्स के नेचर को समझते हैं। अभी तो हमने मोटा मोटा कुछ स्टोरीज को सुना समझा, अब कुछ नंबर्स को समझते हैं। जैसे हमने बात करी 1 and 4 ग्रहण लगा, लगा जी। 1 नंबर जो कि राजा है, 4 रॉबिन हुड है, गुंडा है। अब एक चीज समझो, अगर राजा ने किसी ऑपोजिशन के साथ लड़ाई करनी हो और वो सामने से जाके नहीं लड़ना चाहता, छद्म रूप में लड़ाई करना चाहता है, तो वो गुंडों की
टीम से डील क्रैक करेगा और उन्हें भेज देगा दूसरे देश में, जाओ और वहां अराजकता फैलाओ। तो जब वहां अराजकता फैल जाएगी, वो देश कमजोर हो जाएगा, तो ये राजा उस देश को जीत सकता है। क्लियर? तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन जब आएगा तो आपको समझना होगा ये वो तिकड़मबाज लोग हैं जो थोड़ा इधर उधर से ना रास्ता निकाल के अपना काम बढ़ा लेते हैं। हम जब 2 और 4 की बात करते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण तो बना, लेकिन चंद्र ग्रहण कर क्या रहा है? कभी भी जीवन में संतुष्टि नहीं देता। 2 कौन है? 2 रानी, 4 गुंडा है। रानी का गुंडे से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा रिलेशन बनता है तो दोनों कभी सुखी नहीं रहते। तो 2 4 का कॉम्बी आप जब भी देखोगे ना, वहां सुख नहीं होगा। ऑल दो मैं तो ये मानता हूं, आप अगर डेट ऑफ बर्थ में बीएन डीएन पे भी जाओगे, जिस किसी के बीएन या डीएन में 4 आता है, उसका जो दूसरा नंबर होता है उसका इम्पैक्ट खराब कर देता है वो। ठीक है? तो ये 2 और 4 का हमने समझा। अभी एक चीज समझिए, अगर एक राज्य है और वहां पर राजा लड़ाई करने गया हुआ है, और खबर मिलते जी राजा जी तो निकल लिए, तो अब उस राज को कौन संभालेगा? ऑब्वियसली रानी। अब जब रानी संभाल रही है, तो रानी 3 के साथ गाइडेंस मांग सकती है। अब जो जुपिटर हैं वो गाइड कर रहे हैं और उस हिसाब से देश चल रहा है, तो अल्टीमेटली अंदर खाते जुपिटर के थ्रू देश चल रहा है। अब यहां पर हमने देखा 2 नंबर कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन थे? गुरुदेव के, जुपिटर के शिष्य। उनकी बीवी ले गए थे, तो उनकी आपसी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है ना। लेकिन जब गद्दी पे बैठ गए तो चंद्रमा निश्चल होकर काम करता है। उसी तरीके से बृहस्पति ने, जिन्होंने उस बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, तो देवता भाव क्या होता है कि माफ कर दिया। ठीक है? बृहस्पति का दिल बहुत बड़ा है, उसने माफ कर दिया। तो इन दोनों के साथ होने पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। लेकिन याद रखना, हर नंबर की रिलेशनशिप हर जगह एक जैसी नहीं होती। इसीलिए शेल्डन न्यूमरोलॉजी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक जैसी रिलेशनशिप, एक जैसी लगातार एक जैसी नहीं चलेगी। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको इन स्टोरीज को समझना पड़ेगा, नंबर के नेचर को समझना पड़ेगा, इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। तब आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 के साथ 9। अब राजा साहब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस समय रानी का सेनापति के साथ रिलेशनशिप क्या अच्छा हो सकता है? इस रिलेशनशिप का आप क्या नाम दोगे? गलत ही दोगे। तो ये अच्छी रिलेशनशिप तो है नहीं। जिस दिन भी पोल खुल गई, उस दिन क्या होगा? 9 और 2 मिलकर, 2 और 9 मिलके क्या बन रहा? अगेन 2। तो 2 नंबर यानी कि रानी क्या कर देगी? सुसाइड। तो 29 की अगर हम बात कर रहे हैं, 2 9 की बात कर रहे हैं, BNDN 2 9 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? BNDN हुआ तो BNDN से बना है किसका? उस इंसान का ना, उस नेटिव का। यहाँ प्रॉब्लम किसको आएगी? उस नेटिव को आएगी। उसके नेचर में क्या चीज होगी? वो इधर उधर रिलेशनशिप बनाने वाला हो सकता है। तो याद रखना, जब भी हम किसी चीज को कहेंगे तो कहेंगे हो सकता है, होगा नहीं कहेंगे, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो ये नेचर कैसे कैसे चीज देंगे, ऐसे ही जब हम 2 6 की बात करते हैं। 6 कौन है? ऑपोजिशन का हेड ना, लेकिन वो वैद्य भी है, डॉक्टर है ना, शुक्राचार्य। हमने हर जगह पाया कि 2 और 6 की जब रिलेशनशिप आती है, तो ये रिलेशनशिप भी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। 2 चंद्रमा वैसे ही मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं। वीनस कहते हैं एंजॉय योर लाइफ।
तो इसके चलते हुए 2-6 कॉम्बी वाला इंसान कहीं ना कहीं इमोशंस के अंदर जाते हुए वो दूसरे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब समझना यहाँ मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। 2 देवता है और 6 दैत्य है। तो जब दोनों एक साथ हुए तो एंटी रिलेशनशिप, गलत रिलेशनशिप आ रही है यहाँ पर। इनके नेचर को आप समझ के आप फटाफट फटाफट प्रिडिक्शन शुरू कर सकते हो, सिर्फ इनके नेचर को समझकर। 3 एथिकल है। अभी कुछ मत को, मैं मौका दूंगा ना बाद में, मेरे को अभी बीच में मत टोको। अब हम बात कर रहे हैं 3 जुपिटर जो कि एथिकल है। 6 के साथ मिले, वो कह रहे हैं एंजॉय योर लाइफ। क्या होगा? बंदा शादी से बाहर भी ध्यान दे सकता है। 3-6 का कॉम्बी क्या करवाएगा? रिलेशनशिप तोड़वा देगा, पोल खुल जाएगी, रिलेशनशिप खुलेगी, या रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ना रहते हुए रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। अब आपके घर से या 36 नंबर होने के बाद घर से दूर चला जाओ, वो घर से दूर चला जाता है, चीजें सुधर जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, वो बिजी हो गया, कई सारी चीजें हो गई। और अगर नहीं भी हुआ तो घर यानी कि उसकी जो रिलेशनशिप थी उससे वो दूर हो गया। जो बाहर रिलेशनशिप जो बन रही बन जाने दे, जा ऐसे तैसी खराब नहीं। लेकिन ऑब्वियसली दूर जाके वो हमेशा प्रोस्पेरस होता है, क्योंकि देखो 3 भी गुरु है, 6 भी गुरु है, दोनों गुरु है, दोनों ज्ञानवान है, दोनों क्रिएटिविटी के कारक है। ये बहुत 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 अच्छा नंबर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहा हूँ आपको, नंबर के नेचर समझाने की, और आप खुद बड़े आराम से चीजों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी एक नंबर आता है 1 and 6। अक्सर 16 के बारे में बहुत कुछ कहा हमने, और वो सब चीजें अपनी जगह सही है, बट वो इम्पैक्ट कैसे डालती है? अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 1-6 आ रहा है, 1 राजा, 6 दैत्य गुरु। गुरु तो गुरु है भाई, राजा कौन है? एथिकल इंसान है ना। तो गुरु को देख कर वो उसकी बेदबी नहीं करेंगे, उनको इज्जत ही देंगे। तो जब इज्जत देंगे तो गड़बड़ कैसे हो सकती है? ठीक है। उधर दैत्य गुरु राजा से जब मिल रहे हैं तो वो राजा को इज्जत देंगे। प्लस दैत्य गुरु की भी एक कहानी है, वो भी करते हैं हम आगे बात। तो वो इज्जत देंगे, अच्छा चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मनी मैटर्स में 1-6 का कॉम्बी बहुत पैसा देता है, बहुत उठाता है, सब कुछ देता है। लेकिन कभी भी राजा दैत्यों के साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहेगा, रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहेगा। अपनी बेटी बेटे की शादी दैत्यों में नहीं करेगा, और ऐसे ही उनकी इधर नहीं होने वाली। इसके चलते हुए क्या होगा? इसके चलते हुए 1-6 के कॉम्बी में भी रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। 1-6 के कॉम्बी में भी रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो आती आती है भाई, पैसा आ जाएगा 1-6 के कॉम्बी में। ठीक है। अब इसको 16 मत लेना, 1-6 अलग अलग से ही रीड करना। तो ये दो 1-6 की हमने बात कर दी, 2-9 की हमने बात कर ली, 2-6 की बात कर ली, 3-6 की बात कर ली। ये पर्टिकुलरली इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी नंबर है। ये आपको काफी सारी चीजें समझाने के लिए बहुत जरूरी है, इन रिलेशनशिप्स को समझना। 4 जिस नंबर के साथ भी आ जाए, जैसे हम 9 नंबर को मानते हैं मंगल। मंगल कौन है? हमारा पावर, हमारी पावर कौन होती है? हमारा बड़ा भाई। भाई जिंदाबाद, भाई है। अब तो कोई डर ही नहीं, हम भिड़ जाएंगे जिस मर्जी से। तो जहां डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर आ जाएगा 9 के साथ, आंख बंद करके बोल देना भाई आपका बड़ा भाई नहीं है, या आपकी बड़े भाई से झगड़ा चलता है। आपके तरीका क्या होता है पूछने का, कि क्या आपके बड़े भाई के साथ आपके रिलेशंस ठीक है, या आपके बड़े भाई के और आपके बीच में कोई अनबन तो नहीं है ना? ऐसे तो इंसान खुद ही बता देगा, हाँ जी बड़ी अनबन है, या मेरा तो बड़ा भाई है ही नहीं जी। आप ऐसे भी पूछ सकते हो, क्या आपका बड़ा भाई है? तो 2-4 में अक्सर, 9-4 में अक्सर बड़ा भाई नहीं होता। तो 4 जिस नंबर के साथ आ जाएगा, 4-1 के साथ आ जाएगा तो उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसको खराब कर देता है। 2 के साथ आ जाता है तो मन विचलित रखता है।
वो कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी तक दे देता है, 4-3 के साथ आ जाता है, तो उसके ज्ञान को उसका इस्तेमाल नहीं करने देता। लेकिन हाँ, 4-3 के कॉम्बी में अगर इंसान बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है, तो उसको सक्सेस मिलती है। 4-3 के कॉम्बी में इंसान अगर मुसलमानों के साथ काम करेगा, क्यों करेगा, क्या करेगा, वो अभी आगे वो भी करेंगे, हम आगे चल के जात धर्म सब बताएंगे। तो जब मुसलमानों के साथ काम करेगा, क्रिमिनलों के साथ काम करेगा, वो पैसा कमाएगा। ठीक है। और 4-4 जो है, ये बंदे दूर के रिश्तेदार हैं, पास आए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी पाइथा में भी बताया था ना, एटीट्यूड और जनरेशन में, कि जब जब 4-4 साथ साथ आते हैं, तो ये रिलेशनशिप खराब करते हैं। देखो, 4 नंबर यहाँ बैठा है इंडिया में, और 4 नंबर बैठा है विदेश में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़क रहे हैं, सब कुछ है, कहते चल मिलके हम काम करते हैं। ऑफिस खोल लिया, नाम जुड़ गया। जैसे ये साथ हुए, कुछ दिनों के अंदर ही तलवारें खिंच जाएंगे, साला तूने पैसे खा लिए और तूने पैसे खा लिए, लड़ मरेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ। ये दूर की दोस्ती इनकी अच्छी है। ठीक है। ऐसे ही जब 4-4 BNDN आ जाएगा, तब भी शारीरिक रूप से खराब हो जाता है। 4-5 5 वो कैसा है, समझो यार, मनमोजी है, एंजॉय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 4 उसको आगे जाते हुए कुछ गलत रास्ते पे डाल देगा। तो ये कुछ कार्मिक कनेक्शंस बना देता है, जिसे हम कार्मिक नंबर भी 4-5 मानते हैं। ऐसे लोगों को डोनेशंस करती रहनी चाहिए। 4-6, 6 नंबर आपकी लाइफ की लग्जरीज खराब करता है बीच बीच में, आपके रिलेशनशिप खराब करता है। 6 नंबर रिलेशनशिप है। और 4-6 के कॉम्बी में हो सकता है आप शादी से बाहर जाएं, या हो सकता है आपका स्पाउस आपकी रिलेशनशिप से बाहर कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे। तो 6-4 में ऐसा कॉम्बी हो जाता है। 4-7 में मैंने आपको कहा ही कहा कि भाई उसको ढंग से कुछ करने नहीं देगा जीवन में, मेडिटेशन वगैरह। और यहाँ पर चाइल्डलेसनेस आ सकती है। और 4-7 में एक चीज और भी है, 4-7 में लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड बीमारियां भी आती हैं। 4-7 में सेक्स एडिक्ट भी हो सकता है बंदा, और उसको प्रॉब्लम आ सकती है। 4 और 8, 4 और 8 जब कॉम्बी आता है, तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, क्योंकि 8 पैसे की तरफ चल रहा है, 4 उल्टे तरीके से पैसे की तरफ चल रहा है, तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। साथ में आप समझोगे, शनिदेव एथिकल है, राहु कहता है लेट्स एंजॉय चिल मार, तो उन दोनों के बीच में अच्छी नहीं बनती। ठीक है। और जब हम एथिक्स की बात करते हैं, तो 3 जुपिटर और 8 सैटर्न दे, तो लॉर्ड सैटर्न और लॉर्ड जुपिटर में रिलेशनशिप एथिकली अच्छी चलती है, यानी कि 3 और 8 एथिकली ये अच्छा चलता है। एथिक्स के मामले में ये अच्छा है। लेकिन एंटी ग्रुप है ना, एक देवता है एक दानव है, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब हमने 8 देख लिया, लास्ट 9 मैंने आपको बता ही दिया कि बड़ा भाई। लेकिन 9 नंबर से हम मंगल देव को देखते हैं। मंगल देव जो कि भूमि पुत्र हैं, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आएंगे। 9 और 4 के कॉम्बी में प्रॉपर्टी के अलावा एक चीज और भी है, ब्लड रिलेटेड। ठीक है। क्योंकि एंटी है, तो मंगल देव तो उसको दबाना चाहेंगे 4 नंबर को। तो अब समझो, नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे डाल रहे हैं, ये उनकी जो स्टोरीज है ना, उनको थोड़ा सा काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग अपनी क्वेरी अब पूछो। कैमरा ऑन कर लिया करो, सर अच्छा एक लगता है क्वेरी ये मुझे। है कि ऐसे वैसे तो आपने इसको बताया था, लेकिन 3 और 6 जैसे जब कैमरा नहीं ऑन एक। होता ना, तो मैं भी फिर ऐसे ही थोड़ा डल हो जाता हूँ। सर आवाज आ रही है? मेरा बोलो, नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही, हेलो, नहीं आ रही? क्या हुआ, सर आवाज आ रही है? आवाज कहाँ गई। मुझे तो आ रही है। हेलो। आप दोनों की आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बात है, कोई सेटिंग तो सही है। नहीं करूँ, मैं नहीं वीडियो ऑन करूंगी। मेरे फेस पे ना बड़ा सारा सर दर्द हो आपको रही आवाज है। आ रही है? होना हो रहा है इतना बड़ा सारा, दवाई क्वेरी है ले। हेलो। आपकी कुछ। मेरी सर आपको क्वेरी आवाज आ रही है?
भूल गई हूँ मैं, अब क्या पूछना था मैंने मैंने जो आपसे। नोट्स दिए थे वो पढ़े? हाँ जी। सोनिया जी, आपने 2-3 बार हैंड्स अप किया था, पूछ लो कुछ। वही तो ध्यान नहीं आ रहा क्या मैंने पूछना क्या था? पूछना था उस टाइम, मेरे क्वेश्चन थे दो। कुछ अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट आ एक रहा है क्या, चल क्वेश्चन नहीं रहा ये क्या था। ये? आप उस टाइम पे क्या कह रहे थे? एंटी होते हैं, एक मिनट रुको सर। वो आप बता रहे थे ना, तो मैं ये पूछ रही थी कि ये मूलांक और भाग्यांक में देखना है या सिर्फ दो लोगों आपको के विचार से? आपको मूलांक भाग्यांक भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। ये तो बेसिक नेचर ऑफ नंबर सिखा रहा हूँ ना मैं तो। नहीं सर, अभी आप कुछ बता रहे थे। आवाज कट रही है भाई। सर आवाज आ रही तो है, अब आ रही है? हाँ योगेश जी, आ रही है आवाज। आप अभी कुछ वो नंबर्स के बारे में ना वो बता रहे थे उनका, क्या कहते हैं यार। नेचर बताया मैंने रिलेशनशिप के थ्रू। हाँ जी हाँ जी, रिलेशनशिप में ही नेचर बता रहे थे ना। तो वो मैं भूल गई किस चीज का मैंने पूछना था यार। सर मैं पूछता हूँ एक, सर जो हम्म। आपने बताया था कि 5 और 2 का जब कॉम्बिनेशन होगा तो किससे रिलेटेड आएगी, बदनामी होगी? कैश कैश। स्कैम। कैश। कैश स्कैम, पैसे मनी स्कैम में नाम आता है। 2 नंबर भाई पानी है ना। 2 नंबर लिक्विड कैश है। अगर आपके घर में पानी की वेस्टेज होती है, आपका कैश बर्बाद होता है। समझे? ओके। पानी, कैश, पानी, कैश, लिक्विड कैश। समझो, ये सब चीजें इंटरलेटेड है, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है ये। जैसे जैसे हाँ इसको सर, समझते जाओगे आपको मजा आएगा। एक क्वेरी और थी सर कि हाँ जी। जैसे आपने बताया कि 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है पाइथन में हमने पढ़ा क्रिएटिव साइड में आता है, लेकिन जैसे ये मैंने पहले भी पढ़ा था शो में या इसमें सर्दियन में कि 3 और 6 36 का आंकड़ा हो गया, मतलब कि दिक्कत आएगी अगर बर्थ नंबर और टैलेंट नंबर दोनों का 3 या 6 दोनों में से कोई एक हो। तो ऐसे केस में सर कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो गया? पाइथन में हम इसको कह अरे रहे हैं नहीं हो गया कि ना, वहां पर अलग नंबर्स आएंगे, यहाँ अलग नंबर्स आएंगे। वहां पर हम किन नंबरों को ध्यान दे रहे हैं उसको दो। यहाँ पर अभी तो मैंने नंबर बताया ही नहीं आपको किसको कैसे रीड करना, मैं तो सिर्फ नेचर ऑफ नंबर बता रहा हूँ आपको। जैसे ताकि नेचर जो ऑफ मैंने नंबर। आपको पाइथा दिया है, आप उसमें अगर नंबरों को डालना चाहें तो उसको रीड कैसे कर रहे हैं, आप उस पर अपना ज्ञान बढ़ाओ ना यार, उसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये तो। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब सर मान लो किसी का बर्थ नंबर और टैलेंट नंबर एक हो, योगेश जी मतलब सुनो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और अप्लाई नहीं करोगे ना, आपके क्वेश्चन जो है ना वो बेमानी रहेंगे। नहीं, ये प्रैक्टिस करके ही पूछ रहा हूँ। तभी मेरे पास एक दो है ना ऐसे इस तरह हाँ की जो हाँ। जिसमें बर्थ नंबर 3 है और टैलेंट नंबर 6 है। ठीक तो है। उस केस में अगर हमने जैसे मैंने पहले पढ़ा था, आपने पढ़ाया पाया में कि वही बड़ा क्रिएटिव है, तो लेकिन जब मैंने उसका बंदे का वो देखा रिलेशनशिप इशू थे, उसके इशू है मतलब कि, तो मुझे लगा कि शायद पाइथन में, या फिर मैंने उसको बोला कि भाई मतलब वो नहीं होने चाहिए, तो उसने कहा नहीं मेरे तो रिलेशनशिप इशू बहुत ज्यादा है। समझो अब बात को, आज आप। समझो बात को, पहले समझो बात को। पाइथा में हम बर्थ नंबर को माइनर नंबर मानते हैं, उसका इम्पैक्ट हम कम मानते हैं, हम टैलेंट का इम्पैक्ट ज्यादा मानते हैं। दूसरी चीज, आपको बहुत सारी चीजें वहां पर देखनी है पाइथा में। राइट। यहाँ पर मैं आपको सीधी सीधी ट्रिक समझा रहा हूँ कि ऐसे होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो ये होगा। एक चीज समझना, 3 नंबर के लिए हमने पाइथा में भी क्या पढ़ा? ये नंबर श्रूड है, ये अपने लिए कुछ करता है जो भी करता है ना। और 6 फैमिली के लिए करता है। तो दोनों के नेचर में फर्क तो आ ही रहा है। बस क्रिएटिविटी तो होगी ना उस इंसान के अंदर। अगर वो म्यूजिक में कुछ करने लग जाता है, आर्ट्स में कुछ करने लग जाता है, पेंटिंग में कुछ करने लग जाता है, उसकी लाइफ में कई सारे सुधार आ जाएंगे। समझे? नहीं सर, ये वही बात आ गई ना कि मान लो 3 नंबर उसका, अब हमने तो कह दिया पाइथन में कहते हैं कि वो उसका वही बर्थ नंबर माइनर नंबर हो, लेकिन हम आपको इसको क्या पता, कस्टमर को क्या पता कि ये पाइथन से देख रहे हैं कि उससे देख रहे हैं, तो आपको कस्टमर या को तो बताना भी नहीं है ना, आपको तो सिर्फ प्रिडिक्शन करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हम प्रोडिक्शन फिर किससे करें, हम उसको वही फिर क्या समझा बोले? रहा हूं ना, वही तो समझा रहा हूं, आप समझना नहीं चाह रहे। आप बार बार एक ही चीज पे कंसंट्रेशन लेके आ जाते हो कि दोनों में एंटी है, दोनों में एंटी। अरे भैया, पाइथा में तो चार्ट को एनालाइज करने का तरीका ही अलग है। आपने कर लिया, बना लिया, उसके बाद यहाँ पर जो मैं नेचर ऑफ नंबर्स बता रहा हूँ उसको समझो ना। तो प्रायोरिटी किसको दें? मैं पाइथा ही समझा रहा हूँ आपको, पाइथा ही करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाइथा में जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम उसको प्लैनेट्स के साथ जोड़ते हैं, जो कि आपको मैंने 3 वो दिए ना डॉक्यूमेंट, यस सर। क्रोनोलॉजी के पढ़े?
जी जी जी। अच्छे से पढ़े? एक ही बार पढ़े सर। हाँ, तो सर जरा अच्छे से पढ़ लो, तभी मैंने कहा था सर तो मेरा मल्टी। तो अरे सोनिया जी, पहले यार जब बात करो बीच में मत वो किया करो, आप ब्रेक ले आते हो। परमिशन लेके बीच में बोलो, एकदम से बोल दोगे सब गड़बड़ हो जाता है। तो योगेश जी, जब उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ोगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे उसमें हमने बात करी है, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि नेगेटिव लेटर्स हैं, लेकिन उनके साथ ए आ जाता है तो उसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। पढ़ा आपने? जी नहीं पढ़ा ना? यस ध्यान सर। देना। जी जी। ठीक है। तो जब ध्यान दोगे तो आपको मजा आएगा। अभी होता क्या है ना, असल में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक, लेकिन आप लोग सोचते हो शायद अरे सर ने नोट्स दे दिया अब तो सब हो गया, या सर ने क्लास दे दी अब तो सब हो गया। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। मेरी 25-30 साल की मेहनत है। ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपनी उम्र लगा दी इस काम में, तब मैं कहीं पहुंच रहा हूँ। लेकिन एक सब बहुत छोटा सा सिंपल सा फंडा समझ के चलना। हमने पाइथन में नंबर्स को देखा। यहाँ मैं 3 6 की रिलेशनशिप की जब बात कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट नेम 3 पे आया, सेकंड नेम 6 पे आया, और टोटल बन गया 9 पे। ठीक है, क्या बन गया? डेस्टिनी नंबर 9। लेकिन ये जी 3 और 6 के साथ बना हुआ 9 है। अब होगा क्या? इस बंदे के अंदर क्रिएटिविटी होगी, ये अपना चीजों को अच्छे से करना चाहेगा। लेकिन सेकंड नेम जो हमने लिया था, जिससे हमें 6 मिला था, वो सेकंड नेम कौन सा है? हेरिडिटरी नेम। यानी कि परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलेगी परिवार को चलाने में। ठीक। लेकिन उसका पर्सनल नंबर तो 3 है। वो अपने बारे में सोचता है। और जब घर में आता है तो घर में अपने बारे में सोचता है, परिवार की सपोर्ट, मतलब जब परिवार की गैदरिंग में बैठता है तो परिवार के हिसाब से सोचता है। लेकिन यहाँ 3 6 का कॉम्बी उसे वहां कंफर्टेबल नहीं कर रहा, क्योंकि वो टोटल बन गया 9। तो 9 में जाके क्या कर रहा है वो? समाज में। समाज के लिए। तो जब समाज के लिए काम नहीं कर रहा सिर्फ, वो समाज में बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। और मैंने क्या कहा था 9 के लिए, जब 9 बहुत सारे लोगों से मिलता है, उसको अपने नेचर के दूसरे लोग मिलते हैं, तो उसको उनसे इन्फेक्शन हो इन्फिल्ट्रेशन। जाती है। तो यस रिलेशनशिप सर। में इश्यूज आते हैं दोस्त। आपको नंबर्स की गहराई को पकड़ना है, ये छोटी छोटी बातें मत पकड़ो, उसमें ये है उसमें ऑन द साला जिसमें जो कुछ भी है। आपको गहराई में ठीक है जाना। सर। ठीक है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे ना, अभी आप पाइथन को ऐसे चाट जाओ बुरी तरह से, लेकिन आपको शेल्डन के रूल्स भी पता होने चाहिए। क्योंकि जो मैंने आपको ये कंटेंट दिया है उसमें विजय अलहर जी ने पाइथन के कंटेंट को शेल्डियन के हिसाब से, यानी कि प्लैनेट्स के हिसाब से इंटेक्ट करके किया। प्लस कई सारे ऐसे लोग और भी हैं जो इसको पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स को यूज कर रहे हैं। तो जब समय बदल रहा है तो यार मैं क्यों आप लोगों को वैसे ही रहने दूं कि क्लासिक बुक्स में ये लिखा नहीं जी ऐसे ही करो? नहीं, कोई नहीं। आप भी चीजों को सीखो, समझो, और अगर बदलाव की जरूरत है तो आप भी लेके आओ। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, आप सेकंड टाइम कर रहे हो, यस सर। यस सर। तो सेकंड टाइम कर रहे हो तो अब तो आपकी मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए ना मेरे भाई। तो मेरा समझाने का तरीका पहले वाला और अब वाला आप देखोगे दोनों अलग हैं। पहले मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। सिर्फ बेसिक देके वो कर रहा था कि आप इसमें तैयार हो जाओ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अब आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अब आपको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ कि उन चीजों को आप और कैसे देख सकते हैं। हाँ सोनिया जी, पूछो। सोनिया जी सो गए? नहीं सर। गुड वो मॉर्निंग, मेरा बोलो। मेरा भी यही हाल है, मैं पूछती हूँ एकदम से ध्यान आता है क्वेश्चन और फिर भूल जाती हूँ। तभी है ना, लिखो, कलम चलाओ। देखो केतु जो है ना, वो कलम से जो आप लिखते हो ना, आपकी लेखनी, वो हाँ केतु, जी। वो केतु है। हाँ। तो केतु, अभी हमने क्या बात करी? अपने अंदर देखने का जरिया है। जो लोग मेडिटेशन, ध्यान ऐसे नहीं कर पाते ना आंख बंद करके, उनको हम कहते हैं भाई लिखो सुबह से शाम तक क्या किया। जब सुबह से शाम तक आपने क्या किया, आप इसको लिखोगे तो आप क्या करोगे? ध्यान दोगे ना अपने सुबह से शाम तक के कार्य में। हाँ जी, ये तो है ही है। ध्यान की तो बात हो रही है यहाँ पर। देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैच्योरिटी से आएगा। समय के साथ आपको ध्यान, चीजें सीखने को वो मिलेंगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं वही बात है ना कि ध्यान भी तो यही है ना। ध्यान भी तो अपना फोकस कहाँ हटने देता है, जहां पे ध्यान लग गया वहीं पर ध्यान हो गया बस। अब यही तो आपकी बात क्वेरी, हो गई। अब आपकी क्वेरी क्या थी? क्वेरी थी अभी अभी मैंने फिर से कहा था ना, मैं कुछ पूछने लगी हूँ। क्या पूछने लगी थी? सर मैं पूछूंगा, एक चलो और अब एक रिपीट चीज अच्छा कीजिए। मैं मैं ये दोबारा कह बोल रही रहा मुझे हूँ। याद है। थी
मैं ये कह रही थी कि मुझे तो वो शो नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ? क्या मतलब? आप ईमेल में डाल रहे हो ना, वो ईमेल ओके ही नहीं हो रही मेरी वहां पे। यार योगेश, ओपन नहीं हुआ वो, आपका डाउनलोड नहीं हुए? नहीं सर, हो गया वो तो, मैं ग्रुप पे तो डाला है मेरे हमने। नहीं हो रहे, मेरे को वो पासवर्ड मांग रहे, मैं तो ईमेल का पासवर्ड मांग रही हूँ। अरे ईमेल का कुछ लेना देना ही नहीं है ना। तो फिर वहां पे ग्रुप ना में डाला। फोन नंबर, वो कह रहे हैं हो ही नहीं रहा मेरा, तो ओके ही नहीं अरे हो किस चीज में, किस चीज रहा। की बात कर रहे हो आप? आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं ना जो, हाँ, जब मैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ तो जब मैं ओके करती हूँ तो वहां पे वो पासवर्ड मांगते हैं। पता नहीं भाई, मेरे में ऐसा कुछ नहीं मैं है। आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। वो उसका ऐसा कुछ नहीं होता, उसे आप क्या कहते हैं, सीधा ओपन में डालोगे ना वो डाउनलोड मांगेगा। तो डाउनलोड करो उसे और यूज करो, दैट्स इट। डाउनलोड का आ नहीं रहा है, एक बार फिर करके देख लेती हूँ। तो फिर आप फोन की कुछ टेक्निकल वो देखो, नहीं तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नोट्स की बात तो ये है कि नोट्स तो मेरे पास है, बट वही है जो अब दे रहे हो, मैं चाहती हूँ मेरे पास वो भी हो सारे, दोबारा हो जाए। हाँ तो कह रहा हूँ ना, इसमें तीनों में सब में डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है। डाउनलोड करना है आपको, एक मिनट में दोबारा क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद नीचे जो मैंने आपको वो दिया है मूलांक और भाग्यांक वाला, वो इसलिए दिया है कि जब आप इसको फर्दर देखते हो तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम्म। कहाँ गया मेरा? देखो, ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी। यस सर। अब इसमें देखना, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है मूलांक और इधर लिखा हुआ है टैलेंट नंबर। जी। ठीक है। अब आपने किसी का भी मूलांक देखना है अपने घर में, मान लो किसी बच्चे का देखना है। हाँ ठीक है। जी। तो आपने सिर्फ इस कॉम्बी को देखना है कि उसका नेम कितने पे आना चाहिए। जैसे सोनिया जी, आपका उसका बेटे का 3 है ना मूलांक, हाँ जी। हाँ जी। हाँ ये जी। 3 की लाइन आ गई। हाँ जी। भाग्यांक 3 है ना, तो ये 3 की लाइन आ गई। और 3 कहाँ मिले? वन। यानी कि उसका इसमें वैदिक में 1 पर आना चाहिए। अच्छा, ओके। ठीक है। जी। बस, सिंपल था फंडा। और किसी का, दूसरे बेटे का किस क्या है मूलांक और भाग्यांक? उसका है 17 से 8 मूलांक, ये ले लो, 8 और ये। भाग्यांक है उसका 4। 8 4 का कॉम्बी है। हाँ जी। 6 पर आना चाहिए। हाँ उसका नेचुरली 6 ही है, समझ गए? लेकिन अब 6 मैंने हटा दिया उसका, आपने कहा था 1 दे दो। अरे अभी तो तुम कमाइयां कर रहा होगा ना अभी तो वो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो शादी करवानी तो 6 पे लाओगे। ठीक है, मतलब 6 तो उसका नेचुरली था ही, 8 4 6 का कॉम्बो है वो। हाँ, फर्स्ट जो लेटर है वो भी अगर 6 पे ले आओगे तो अच्छा होगा। योगेश, अच्छा। आपको तो समझ में आ गया ना ये चार्ट? ये सर समझ में आ गया सर। मैं एक चीज और पूछ रहा था आपसे हाँ हाँ। कि जैसे किसी को हमने अभी नाम देना है कुछ भी, है ना, उसके हिसाब से, तो एनर्जाइज कैसे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसको मैं उसको क्या बोलूँ कि एनर्जाइज इसको ऐसे करें, अरे ऐसे उसमें मतलब कुछ इनकी भी तो नहीं है भाई, उसमें कुछ भी तो नहीं है। उसमें सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपने नाम दिया है उस जी। नाम को 108 बार रोज लिखना है, 90 दिन तक। ओके, 90 दिन तक, ठीक है। ठीक है। उसके हाँ। बाद सोशल मीडिया पे उस नाम को हर जगह कर देना है। सोशल मीडिया पे सर कैसे होगा? सोशल, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे तो कुछ है नहीं, तो हाँ, ना तो इंस्टा जहां पे ना जहां पर भी फेसबुक। हो सके वहां कर दो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी वो, हो सके वहां कर दो। और बाकी अभी थोड़ा सा नेम देने से बचना, क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत जबरदस्त ट्रिक सिखानी है नेम के ऊपर। ठीक है, ऑल ठीक दो है। ये जो आपको मैंने दिया, ये तो आपको सिर्फ देखने के लिए हो गया, फट से देखा आपने कि कौन से पे होना चाहिए। क्या हाँ मूलांक है, वही। क्या भाग्यांक है, उसका उतना नामांक होना चाहिए। दैट्स इट, कहानी खत्म। फालतू की तो सर टेंशन ये नहीं चाहिए। सब मिला के, सबका मिला के, अच्छा हाँ, एक चीज मैं पूछ रहा था कि ये इसको हम चिल्ड्रन से, इसको हम मतलब उनको देखेंगे, अल्फाबेट्स को नंबर देंगे या उसके पैसा के हिसाब से? अरे सर, ये तो मैंने आपको शेल्डन का दिया है। जो दूसरे तो वाला चार्ट दिया है वो पाइथा का है, जिसमें टैलेंट और डेस्टिनी लिखा है, देखा नहीं आपने? नहीं बस वो नहीं देखा मैंने। तो दोनों को देखो ना, तभी और तो समझ में आएगा कि क्या दिया है सर ने। अच्छा, दोनों को देखो। ओके समझ गया, मतलब उसमें उस हिसाब से होना चाहिए, इसमें हिसाब से होना चाहिए, मतलब यस। कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा फिर। यस। ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसको देखने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। मुझे कुछ नामों में तो 1.5 2 2 साल तक लग गए। समझे? बंदा भी उछल सर जाता, कहते बहुत हैं पैसे वापस दे दो, मैं ले ले भाई।
सोचता मैं किसी और से करा लूं। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, अब 2 साल के अंदर 11/2 चला गया, समझे? उसने भुगतना था, 11/2 के इवेंट को जीना था। अब जीना था तो उसका नाम हो कैसे जाता। अच्छा सर, एक चीज और बताओ कि हम्म। जैसे मान लो किसी का मकान नंबर ही 11 आ जाए, हम्म। तो उस केस में कोई उसके इवेंट्स में कोई सडननेस आ सकती है? नहीं। अच्छा, वो क्या इम्पैक्ट डालेगा फिर? 11/2 अगर मकान नंबर है तो घर में रहने वाला बंदों का थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है। 11/2 वाली चीजें रह सकती हैं। अगर वहां रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ध्यान देने वाली बात है। उस घर के वास्तु के ऊपर जाने की ज्यादा जरूरत है। आ रहे हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। घर का वास्तु देखना पड़ेगा। उसकी किचन होगी जो उसमें इशू आ रहा होगा, उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसमें इशू आ रहा होगा। अच्छा। साउथ वेस्ट इज द लेकिन डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स। लेकिन सर 11/2 में तो टू का तो चंद्रमा का हिसाब नहीं, लेकिन मतलब उसके साउथ वेस्ट से क्या मतलब राहु की वो आ गई वो तो। 11/2 अपना नेचर दिखा रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो हम पहले इलेवन बाई उनका। टू का एज पर वास्तु साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी? नहीं, 11/2 की कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज समझ रहा हूँ ना, देखो ये 11/2 रिलेशनशिप इश्यूज पैदा कर रहा है। रिलेशनशिप की दिशा कौन सी है? वो साउथ वेस्ट है। ओके लाऊंगा ओके। यार, वास्तु का भी लाऊंगा बड़े इजी वे में। उल्टा मैं उस दिन एतल जी को बताया कि एतल जी मैं 15,000 में वास्तु लाऊंगा, कि सर इतना सस्ता मत लाना, क्योंकि उन्होंने भाई मैं कैसे 1.25 लाख में सीखा है। तो मैंने कहा वो उन्होंने नहीं। महावास्तु सीखा होगा ना। हाँ, तो महावास्तु में तो 45 देवता का खेल है, वही मैं सिखा दूंगा। हाँ, सारा सारा खेल है। मैंने भी सीखा है, पर आपसे सीख लूंगा, आप जैसे आदमी किससे सीखते सीखा नहीं है आपने? तो मैंने सर एक मैडम है कविता कठारे, आर कठारे, पता नहीं, मुझे नहीं बहुत पता, अच्छी मुझे है। नहीं पता। चलो, काफी स्टूडेंट है और कोई उनके। क्वेरी है आपकी तो बताओ। नहीं सर, और नहीं है, बस अभी फिलहाल तो इसको पढ़ेंगे फिर। ठीक है।